नमस्कार दोस्तों, एक कहानी सुना रही हूँ। जिसे भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ाई करने के बाद या पीएचडी को अधूरी छोड़ने के बाद फ़ौरन निकलते ही लिखा था, यानी कि 2012 में इमिग्रेशन के संघर्ष की वजह से पूरी नहीं हुई पीएचडी। वो जब भी रिज्यूम हो, लेकिन ये उसी वक्त लिखी हुई कहानी है और जंजवार में आई थी। तो एक बार फिर से इच्छा हो रही है कि नए दोस्तों को भी सुनाऊं और जिनको याद होगा, और अगर वो याद करेंगे तो बहुत खुशी होगी। कहानी का शीर्षक है गलत पत्तों की खेती। प्रवासी कहानी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका देशी अपील कम है या उसे देशी दोस्त न सुने। साड़ी का पूरा बॉर्डर कढ़वा लेने पर लगा कि उसने गलत पत्ते कढ़वा लिए। पीपल की जगह कुछ और पत्ते होने चाहिए थे, झाड़, फानूसी, गुलमोहर जैसे। हालांकि पीपल के पत्तों की शिराएं काढ़ने वाले ने बहुत खूबसूरत काढ़ी थी। गुलाबी जॉर्जेट की साड़ी पर रुपहले तार का काम। एक और साड़ी कढ़वाएगी वह सुनहले तार के बारीक पत्ते, बल्कि दो और, एक रेशम के धागों से, बेले के फूल सहित पत्ते। कितना भला था इन देशी फूल और पत्तों की शागिर्दगी में लौटना। साइक्लामेन और कार्नेशंस के बाद, पार्टी के बुकेज के बाद। हालांकि वह कोई मशहूर सोशलाइट नहीं थी। कुछ एक देशी पार्टियों में आना जाना, थोड़े से निमंत्रण। देशी से विदेशी पार्टियों के निमंत्रण की दूरी तय करने के ख्याल। कुछ एक विदेशी जोड़ों से, लोगों से परिचय। लेकिन साड़ी इन सब के लिए नहीं, साड़ी अपने लिए। इतनी ढेर सारी व्यस्तताओं में भी एक उम्दा वार्डरोब, बहुत करीनेदार और फूलदार साड़ियों वाला। न्यूयॉर्क की एक उम्दा फैशन कम फिल्मी पत्रिका में उसकी नौकरी। वह एक तलाकशुदा अकेली माँ, 5 साल के बेटे की माँ। इतनी व्यस्तताओं के बाद भी किचन गार्डन में एलोवेरा के गमले, कैक्टस के मोटे कांटेदार पत्ते, गमलों में पार्सले उगाना और सिलैंथ्रो भी। सिलैंथ्रो उगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल। वह पानी डालने को चाबी दे आई पड़ोसी के पास। कॉन्डोमिनियम के दरवान से भी कहाई, सब पुख्ता, सब सुरक्षित। सिर्फ आसिफ के सो जाने पर घड़ी देर तक उसके कानों में टिक टिक करती रहती। यहाँ उसे लगता कि घड़ी की आवाज़ कुछ कम कर्कश होती। चापाकल के पास वाले पुदीने के पत्ते बेहद खुशबूदार थे। उनका जंगल बन गया था। 2 दिन हुए उसे आए और खुशबू जैसे हर कहीं थी, हर कोने में। आसिफ के डैडी को ऐसी खुशबुओं से कोई ख़ास लगाव नहीं था। वह बहुत बचपन में ही अपने माता पिता के साथ न्यू जर्सी माइग्रेट कर गए थे और ऐसे रच बस गए थे जैसे कैंड फ्रूट्स के डब्बे। अमेरिकी नागरिकता उसे शादी से मिली थी। तीसरे दिन, यानी देश लौटने के, कहानी न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी और अब नायिका देश में आ गई। सिलैंथ्रो की खुशबू से पुदीने की खुशबू था। तो तीसरे दिन उसने पीछे की ज़मीन वाला गेट खोला और चहारदीवारी के भीतर दाखिल हुई तो घुटने से लगभग बित्ता भर नीचे किसी ख़ास किस्म के पौधों की खेती लहरा रही थी। शायद गांजा। हाँ, ओ माय गॉड, गांजा ही। किसी ने उसके पीठ पीछे उसकी ज़मीन में गांजा उगाना शुरू कर दिया था। 4 कट्ठे की ज़मीन में गांजे की खेती हो तो पुलिस आ सकती है। इस ख्याल के आते ही उसे डर लगा कि कहीं सचमुच पुलिस आ न जाए। वह 2-1 दिनों में चलकर शहर के मुहाने पर वाली ज़मीन पर जाने वाली थी, लेकिन उसने फ़ौरन रिक्शा लिया और चलती बनी। लगभग 10 कट्ठे ज़मीन थी। अब्बा के बाद
उनका कुनबा बहुत बेकाबू हो गया था और अम्मी के बाद तो बिल्कुल ही पकड़ से बाहर। उसका शक सही था, वहाँ भी गांजे की खेती शबाब पर थी। वह लौटी तो सिर दर्द से भन्ना रहा था, रात भर नींद नहीं आई। कोई उससे कह रहा था कि वह अपनी ज़मीन यूं खाली छोड़कर नहीं जा सकती, वह 2 जगहों में नहीं रह सकती। कोई उससे कुछ कह रहा था, अब्बू के कुनबे से ज़्यादा बड़ा कोई। सूरज उगते ही वह चौक तक पहुंची। अब भी वहाँ लेबर मार्केट लगता था। 2 दिन लगेगा यहाँ का सारा गांजा उखाड़ने में। उसके बाद वह पुलिस को बुलाएगी। फिर अचानक वह ठिठकी, उसे पुलिस को तो पहले बुलाना चाहिए। फ़ोन करने के घंटे भर बाद पुलिस आई। दारोगा ने उसके साथ बहुत हमदर्दी नहीं दिखाई, बहुत स्पष्ट रूप से उसका पक्ष नहीं लिया। उल्टे उसकी तहकीकात शुरू हुई। कहीं उसने अपने आदमी जन को गांजा उगाने की इजाज़त तो नहीं दी। गांजे की तस्करी ज़ोरों पर थी। पुलिस का कहना था कि शहर में गांजे के कई तस्कर थे। उसके पासपोर्ट की कॉपियां ली गईं। उसका न्यूयॉर्क का पता लिया गया। वो लोग समस्या को और उलझा रहे थे। अब्बू तंबाकू उगवाया करते थे, अब्बू जर्दा खाया करते थे। अब्बू के बाद अब्बू के घर को यूं बेच देना मुमकिन नहीं। अब्बू को तंबाकू की खुशबू बहुत पसंद थी। अब्बू को पीला गुलाब बहुत पसंद था। असलम के सिगरेट के धुएं उस तक पहुंच रहे थे। पुलिस कई दिनों तक आती जाती रही। गांजे के पेड़ बढ़ते रहे। उसे शक था कि पुलिस गांजे के पेड़ों से गांजा बनाना चाहती थी। आखिरकार वो पेड़ उखाड़े गए। उसने मिट्टी को छू कर देखा, उसने मिट्टी को सूंघ कर देखा। उसने फूफी से पूछा, उसने ताया ताई से पूछा, उसने भाई बहनों से पूछा। सब ने आश्चर्यजनक चेहरे बनाए। सब ने कहा उन्हें कुछ मालूम नहीं। कुछ रिश्तेदारों से पूछना मुमकिन नहीं था। ज़्यादातर ये दूर के भाई थे। इनका घंटों मस्जिद में अड्डा बन गया था। उसने काम वालियों से पूछा, सबने कहा किसी को कुछ मालूम नहीं। उसने शहर वालों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं। वह जल्दी लौट आई। साड़ी की कढ़ाई अधूरी रह गई। लौटने पर फ्लैट में दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा मिला। नीचे दरबान के पास नहीं, बाकी चिट्ठियों के साथ नहीं। खोलने पर उसमें एक खाली पन्ना था। करीब से देखने पर उसमें इत्र के छिड़के जाने का निशान था। वह एक अजीब किस्म की खुशबू थी, मस्क से मिलती जुलती। मस्क से मिलती जुलती, टाइपिंग मिस्टेक है। मस्क यानी वो जो नींबू के फूलों से जो कोलोन जैसी चीज़ जो होती है उससे मिलती जुलती। कुछ शायद उसका उससे भी नाता है, हिरण के उससे भी नाता है, जिससे भी बनता है। वो एक खुशबू है कोलोन से मिलती हुई, जो मुझे बहुत पसंद है, यूडी कोलोन से। उसका मैंने कहानी में इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो उसको वो कागज़, उस पर केवल इत्र मस्क के कुछ छिड़काव के निशान थे। एयरपोर्ट पर पैकिंग संबंधी ढेरों सवाल किए गए थे, सलाखों जैसी ठंडी नीली आँखों वाले अफसरों द्वारा। अगले दिन वह बाहर निकली तो काले लेदर जैकेट में एक आदमी मैग्नेट के ठीक बगल में खड़ा था। मेन गेट की ठीक बगल में खड़ा था। धीरे धीरे इन काले लेदर जैकेट वालों की तादाद बढ़ती गई। फ्रिज के मैग्नेट की बगल में नहीं खड़ा था, मेन गेट की बगल में खड़ा था काले जैकेट वाला एक आदमी। और धीरे धीरे इन काले जैकेट वालों की तादाद बढ़ती गई। लंच के वक्त दफ्तर के बगल वाले कैफ़े में शाम के वक्त
ट्रेन स्टेशन के भीतर पार्किंग लॉट की किसी कार में, यहाँ तक कि आसिफ के स्कूल के बाहर ये लोग ऐसे नजर आने लगे जैसे खुलेआम उस पर नजर रख रहे हैं। वह वापस लौटी देश उसी मौसम में जब उसने वह हरी खेती देखी थी। गांजे के पेड़ फिर से लहलहा रहे थे। कोई कह रहा था कि आप किसी एक जगह रहें। जाने क्यों उसे खौफनाक आवाज़ सुनाई देती रही कि आप कहीं न रहें। आखिर कहाँ रहें आप? वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक शहर था, आगरे से थोड़ी दूर। अजीब गरीब किस्म के कारवां वहाँ से गुजरते थे। धीरे धीरे इनकी शख्सियत ज़्यादा खौफनाक होती जाती थी। धीरे धीरे अब्बू का घर बिक गया, अब्बू की ज़मीन बिक गई। वह हमेशा के लिए न्यू जर्सी आ गए। लौटना बंद हो गया। गांजे के पेड़ उगाए जाने का सिलसिला लगातार 3 मौसमों, 3 ट्रिप, 3 बार के आने और जाने के बीच किसी ने कायम रखा था। आने जाने का सिलसिला बंद हो गया। काले लेदर जैकेट वाले लोग दोबारा दिखाई दिए, लेकिन उनकी तादाद कमती गई। उसे खौफनाक सपने आते रहे, यहाँ तक कि कोई उसे धक्के मारकर निकाल रहा है, लेकिन ये कभी कभी दिखने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। अचानक किसी बस स्टॉप पर, किसी फास्ट फूड जॉइंट में, किसी साउथ एशियन स्टोर में, यहाँ तक कि सड़क के मोड़ पर एक शाम अरब पोशाक में एक आदमी उसके सामने आया और उसने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें निकाला? क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? क्या उन्होंने, तुम्हारे हम वतनों ने तुम्हें निकाला? और फिर वह उसी तेज़ी से गायब हो गया जिस तेज़ी से आया था। उसे लगा जैसे वो कह रहा हो कि हम हथियारों की तस्करी के साथ साथ गांजा भी उगाते हैं। दफ्तर में भी उसे लगा कि कोई उस पर बहुत कड़ी निगाह रख रहा था, या लोग आते जाते प्रिंट आउट लेते, फ़ोटो कॉपी करते और सिर्फ उसके क्यूबिकल के बाहर से गुजरते हुए उस पर बहुत कड़ी निगाह रख रहे थे। कहाँ से क्या हो रहा था? लोग तंग करते हैं। सामने वाले कुवैती परिवार की एक वयोवृद्ध महिला उससे कह रही थी। लेकिन ये लोगों का तंग करना नहीं था। ये कुछ चुनिंदा लोग थे जो फैशन की दुनिया के बारे में कुछ कहना चाहते थे या उसे होना चाहते थे, उस फैशन की दुनिया में होना चाहते थे। एक नकाब पोश आदमी या बुर्के वाली लड़की की शक्ल में उसे देखना चाहते थे। उन सबको या फैशन पत्रिकाओं को बंद कराना चाहते थे या उसे उसमें से निकालना चाहते थे। वह चाहती थी कि अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस शहर की पुलिस को फ़ोन करे जहां गांजे का उगाया जाना शुरू हुआ था। एक शब्द उसके ज़हन में गूंज रहा था जिसे ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। वह अरब उसे एक बोस्नियाई रेस्तरां के आगे फिर नज़र आया था। आज सुबह एक झटके से लगाई जा रही उसकी मॉव लिपस्टिक होठों से फैल गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी गलत पत्तों की खेती। इसका एक अलग शिल्प है, इसकी अपनी एक अलग शैली है जो बहुत ज़्यादा वर्णनात्मक नहीं है, सांकेतिक है। आशा है कि कहानी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया सुनने के लिए।